नेक्स्ट है स्माइल स्कीम से रिलेटेड। ये जो है इस स्कीम क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ये स्कीम जो है टारगेट करता है जो व्यक्ति जैसे बेगिंग करते हैं, ट्रांसजेंडर वल्नरेबल ग्रुप होता है, उनको जो है रिहेबिलिटेट करना, स्किल करना और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उनको लेकर के आना। इस स्कीम को समझाया जाए तो फरवरी 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। स्माइल स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाई जाने वाली ये स्कीम है, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री में सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो है इम्प्लीमेंट करती है। ये इंडिया का जो है फर्स्ट यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क है जो कि इंटायर साइकिल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो है कोई अगर बेगर है, ट्रांसजेंडर है, तो उसको जो है लाइफ साइकिल मतलब जो है शुरुआत से ही जो है उसको जो है पहचान आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसको जो है रिस्क्यू करके रिहेबिलिटेट करना, इसको स्किल डेवलपमेंट करना, एजुकेट देना, हेल्थ सर्विस देना और साथ में जो है लाइफ लॉन्ग जो है लाइवलीहुड सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना। तो एक तरीके का जो है एक जो साइक्लिक फिल्म होता है, तो इंटायर साइकिल ऑफ जो नेचर है उसको जो है इसमें कवर किया गया है। इसमें कंपोनेंट क्या है, तो रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन इंगेज इन, जो बेगिंग जो करते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। फिर इनको जो है कंसेंट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होगा, प्रोफाइलिंग होगा, फिर रिहेबिलिटेशन होगा। इसमें जो है वेलफेयर में ट्रांसजेंडर पर्सन को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें फोकस किया जाएगा कि उनकी डिग्निटी प्रोटेक्शन की जाए और साथ साथ सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन किया जाए, रिहेबिलिटेशन किया जाए, वेलफेयर स्कीम को उनमें पार्टिसिपेट कराया जाए। ऑब्जेक्टिव जैसे ये तो जैसे मान लीजिए कंपोनेंट है कि हम बेगर को आइडेंटिफिकेशन करके उसको जो है रिहेबिलिटेट करेंगे, स्किल करेंगे और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाएंगे। ट्रांसजेंडर के लिए भी यही चीज़ें हैं, लेकिन की ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि जैसे जो रिलीजियस प्लेस होता है, टूरिस्ट प्लेस होता है, चाहे हिस्टोरिकल जो है मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, हेरिटेज साइट्स वगैरह होते हैं अर्बन एरिया में, वहाँ पर बेगिंग की समस्या भी बढ़ती आ रही है। तो उनको जो है बेगर फ्री बनाना है थ्रू द रिहेबिलिटेशन, न कि पनिशमेंट करके। जैसे पनिशमेंट वाला प्रोविजन नहीं है, उनको रिहेबिलिटेशन वाला प्रोविजन इसमें दिया गया है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये जो है इंश्योर करता है कि डिग्निटी, सोशल इंक्लूजन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो मार्जिनलाइज्ड जो इंडिविजुअल है उनको दिया जाए। ये चीज़ की फीचर अगर इसमें देखा जाए तो स्कीम जो है प्रोवाइड करता है एजुकेशन सपोर्ट जो है, जिसमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक। साथ साथ जो है उनको एजुकेशन के बाद जो है स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती है, उनको कन्वर्ज करके जो है पीएम दक्ष स्कीम जो चलाई जा रही है उसके तहत। फिर बात इसमें की जा रही है कि जो है इसके अंतर्गत हेल्थ सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जेंडर अफर्मेशन सर्जरी भी शामिल है इसमें। और इनको जो है रिहेबिलिटेशन के लिए जो है सेफ अगर जो है शेल्टर्स वगैरह चाहिए तो गरिमा गृह शेल्टर होम्स जो है उनको सेफ और डिग्निफाइड एकोमोडेशन की बात करता है जो है ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि जो है होमलेसनेस है। ये मैंडेट करता है जो ट्रांसजेंडर के प्रोटेक्शन सेल को हर एक राज्य में जो है वो बने, जो मॉनिटर करेगा जो ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट में कुछ ऑफेंस हो रहा है तो उसको जो है एक तरीके से रोकथाम के लिए और उस ऑफेंस के अगेंस्ट में जो लीगल एक्शन होता है वो टाइमली जो है एकम्प्लिश हो पाए। इसके अंतर्गत जो है नेशनल पोर्टल और हेल्पलाइन भी चालू किया गया है, जिसको जो है एक्सेस किया जाएगा सर्विस इन्फॉर्मेशन और ग्रीवांस से रिलेटेड जो है कुछ इशू होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। प्रोग्रेस अगर इस स्कीम की देखा जाए, स्माइल स्कीम की, तो जनवरी 2026 तक जो है 30,257 इंडिविजुअल जो है बेगिंग में थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है और 8,129 इंडिविजुअल को जो है रिहेबिलिटेट किया गया है अक्रॉस द सिटीज़। तो मतलब इसमें प्रोग्रेस भी दिख रहा है। गवर्नमेंट जो है बेगिंग से लेके ट्रांसजेंडर जो पर्सन हुआ करते थे, जहाँ एक पनिशमेंट हुआ करता था, एक तरीके से सोशल स्टिग्मा हुआ करता था, उस चीज़ को हटाते हुए उनको जो है स्किल करना, रिहेबिलिटेट करना, शेल्टर देना, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें कोई सुविधाएं उनको देने के लिए जो है बहुत सारी स्कीमों को कन्वर्ज करके स्माइल स्कीम चालू किया गया। नेक्स्ट है हमारा अटल पेंशन योजना से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि अटल पेंशन योजना ने हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव किया है। 9 करोड़ इसके जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं 21 अप्रैल 2026 को। अगर इस योजना को देखा जाए तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो फंड है उसको मैनेज किया जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के द्वारा। ये पेंशन देने वाली जो स्कीम है इसको टारगेट किया गया है जो भी व्यक्ति, कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी जो वॉलेंटरली जो आना चाहता है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा पुअर व्यक्ति को, अंडर प्रिविलेज को और वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कार्य करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंतर्गत ये है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन जो कि 18 से 40 एज के अंदर में है उसको जो है ये स्कीम में वो आ सकता है, विथ एक्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल हु आर
प्रीवियसली बीन इनकम टैक्स पेयर। जो इनकम टैक्स पेयर है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति 18 से 40 एज के बीच में है वो जो है अटल पेंशन योजना की स्कीम में जो है शामिल हो सकता है, बशर्ते वो 18 से 40 हो। उसको कंट्रीब्यूशन करना है, मतलब जो है 2000 रुपये 3000 रुपये जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है 60 साल के बाद उसको उसी के एक कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है पेंशन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है गारंटी मंथली पेंशन जो है 60 साल के बाद जो है दिया जाएगा 1000 से लेकर के 50,000 तक। वो डिपेंड करता है कि कितना कंट्रीब्यूशन जो है एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है, अभी जो है 2/3 जो है एमपी आम आदमी पार्टी के जो कि पंजाब से आते थे, राज्यसभा के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मर्ज कर जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन फिर आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। डिफेक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस पार्टी से आप चुने गए हैं, जिस पार्टी के आप एग्जिस्टिंग एमपी चाहे मिलने हैं, आप अपनी पार्टी को छोड़ करके डिफेक्ट हो करके दूसरी पार्टी में जाकर के मिल रहा है। इस कंडीशन में आपका जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और नियमतः जो है आपका जो है मान्यता जैसे एमपी और एमएलए के रूप में जो है खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ इसके रूल्स हैं। बैकग्राउंड अगर देखा जाए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इंडिया में इनिशिएट कैसे किया गया था, कहानी ये है कि एक आया राम गया राम जो है ये कंसेप्ट चल रहा था, फ्रेश चल रहा था, ये बहुत पॉपुलर हो चुका था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। जब एक हरियाणा के एक एमएलए थे गया राम, उन्होंने एक ही दिन जो है 3 बार अपनी पार्टी बदली 1967 में। तो ये हुआ कि भाई ये पार्टी के साथ जो है पार्टी के टिकट पे ये व्यक्ति जो है एमएलए चाहे एमपी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, पार्टी का इनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ लालच में जो है वो अपनी पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इससे जो है डेमोक्रेसी का जो है एक तरीके से जो है हनन होता है। तो इसी के अगेंस्ट में जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इनिशिएट किया गया था। इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए। फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 में लाया गया। इसके अंतर्गत जो ओरिजिनल एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें यह था कि 1/3 अगर मेंबर जो है किसी पार्टी से स्प्लिट होकर के दूसरे में मिलना चाहते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता था। तो 91st अमेंडमेंट में जो है 1/3 स्प्लिट को भी जो है ख़त्म कर दिया गया। इसके जगह पे 2/3 मेजोरिटी ला दिया गया, जिसके चलते जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जो है मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ साथ जो है रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन भी अगर देखा जाए तो अंडर द आर्टिकल 102 का एक है और 191 का एक है। इसके अंतर्गत भी जो है एमपी और एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, इंसॉल्वेंट हैं, या सिटीजन ऑफ इंडिया का अगर इशू आता है, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो भी उनकी जो है मेंबरशिप जो है चली जाती है। एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये जो है डिफेक्शन को प्रिवेंट करना था। जो वो डिफेक्शन खास करके जो मोटिवेट होता है पर्सनल गेन के लिए, ऑफिस को कैप्चर करने के लिए, ये इसके चलते जो है गवर्नेंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो खतरे में आ जाती है और पार्टी का डिसिप्लिन भी जो है वो मेंटेन भंग होता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करना है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी लाना है, इसके लिए एंटी डिफेक्शन जो है लाया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, इलेक्टोरल मैंडेट, मतलब जिस पार्टी से आपने चुना गया है, जो वोटर्स हैं आपको क्या सोच करके वोट दिए हैं, उस चीज़ को जो है उस पर लागू, उस पर रहे, वो अपहोल्ड रहे वोटर की चॉइस को। फिर डिसिप्लिन रहे, ये इंश्योर करता है कि पार्टी का पोजीशन जो है क्रिटिकल वोट्स पे जो है वो इंश्योर रहे। करप्शन जो है एक्चुअल में क्या है कि लालच के वजह से जो है अगर एमपी एमएलए मतलब डिफेक्ट ना हो जाए, उसको रोकने के लिए जो है करप्शन को एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। फिर जब अगर कोई एमपी एमएलए जो है अगर डिफेक्ट होकर के चले जाते हैं तो किस ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है उसको देखा जाए अगर, तो एक कोई लेजिस्लेचर जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा अगर वो वॉलंटरली जो है अपनी पार्टी का मेंबरशिप त्याग देता है, त्यागपत्र दे देता है, रिजिग्नेशन दे देता है, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा विदाउट फॉर्मल रिजिग्नेशन। मतलब अगर ये रिजिग्नेशन नहीं भी देता है तो वॉलंटरली अगर गिव अप पार्टी की मेंबरशिप भी त्याग देता है विदाउट रिजिग्नेशन, तो भी उसका जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर जो है लेजिस्लेचर जो है डिस्क्वालीफाई जब हो जाएगा अगर वो जो है पार्टी का जो व्हिप जारी किया गया है, जो पार्टी का एक तरीके से आदेश जो जारी किया गया है, उस आदेश को नहीं मानता है और वोट नहीं देता है, अब्सेंट रहता है, तो इस कंडीशन में जो है बिना परमिशन लिए 15 दिन तक अगर नहीं रहता है और माफ़ी नहीं मांगता है तो उसमें भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। फिर कोई एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन हो जाता है आफ्टर एन इलेक्शन। मतलब कोई स्वतंत्र जो है एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो है क्या बोलते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर जो है चुनाव जीतने की तुरंत बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो भी वो डिफेक्ट कहलाता है और उसके ऊपर भी ये लागू हो जाता है। अगर नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी को विथिन 6 मंथ अगर ज्वाइन करता है तो जो है ज्वाइनिंग आफ्टर द लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, तो जो है 6 मंथ तक जो है उसको परमिशन दिया हुआ है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर जैसे राज्यसभा के 12 मेंबर्स होते हैं, चाहे लोकसभा में 2 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं, तो नॉमिनेशन के विथिन जो है 6 मंथ ज्वाइन कर लेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। लेकिन अगर उसके बाद करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर भी लगता है और वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है।
कुछ एक्सेप्शन भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कि नो डिस्क्वालिफिकेशन जब लागू होगा जब 2/3 ऑफ द मेंबर जो है लेजिस्लेचर पार्टी एग्री टू मर्ज विद अदर पार्टी। तो जो यहाँ मर्जिंग की बात की जाएगी, जैसे 1/3 का जो स्प्लिट का जो पहला नियम था, यहाँ पे जैसे हमने डिस्कशन किया था कि 1/3 जो है स्प्लिट वाला जो कंडीशन था उसको जो है 91st अमेंडमेंट के द्वारा जो हटा दिया गया था। लेकिन अब जो है 2/3 मेंबर अगर चाहें तो मर्ज कर सकते हैं अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी में, वहाँ पे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। फिर जो है आइदर प्रोविजन अलाउंग 1/3 स्प्लिट वाज रिमूव्ड इन 2003, तो 2003 में तो इसको हटा ही दिया गया था। फिर स्पीकर और चेयरमैन जो है वो एक्चुअल में है कॉन्स्टिट्यूशन के एक नॉर्म्स के हिसाब से, जो है कॉन्स्टिट्यूशन की मोरलिटी के हिसाब से स्पीकर और चेयरमैन जो है जब चुने जाते हैं स्पीकर खास करके, तो वो जो है अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है, और दोबारा फिर से जो है अपनी पार्टी में वो अपने स्पीकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लागू नहीं होता है। फिर डिसीजन रिलेटेड टू डिफेक्शन जो है, अगर कोई MP MLA होता है तो ये किसके ऊपर होता है कि वो डिसाइड करे कि ये डिफेक्टेड है कि नहीं, तो स्पीकर और चेयरमैन जो है वो डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन से रिलेटेड। इसके अगेंस्ट में जो है प्रोसीडिंग बिगिन ओनली आफ्टर द फॉर्मल पिटीशन, अगर कोई फॉर्मल पिटीशन जारी करता है तो इसके अगेंस्ट में जो है प्रोसीडिंग चालू होता है, और मेंबर जो है को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने आप को प्रेजेंट करे एज ए डिफेंसेस। डिस्क्वालिफिकेशन इज़ नॉट ऑटोमेटिकली मे इन्वॉल्व कमेटी फॉर रेफरेंस, तो मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, जनरली जो है मतलब एक कमेटी का जो है रेफरेंस भी लिया जा सकता है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं इसमें, उनके पास पावर होता है रूल फ्रेम करने का, विच मस्ट बी लेड बिफोर द हाउस फॉर द 30 डेज, मतलब 30 दिन पहले जो है उससे रिलेटेड जो है रूल फ्रेम कर सकते हैं। और डिसीजन जो होता है इसमें स्पीकर का वो जुडिशियली रिव्यू के अंतर्गत आता है, मतलब जुडिशियली से इम्यून नहीं है। की जजमेंट अगर देखा जाए, जुडिशियली प्रोनाउंसमेंट अगर देखा जाए इस एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, तो किहोतो होलोन वर्सेस जो है जाचिल्हू 1992 में केस आया था, इसमें स्पीकर का डिसीजन जो है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियली रिव्यू, ये बात निकल के आई थी। फिर रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में वर्डिक्ट आया था, इसके अंतर्गत जो है वॉलेंटरली अगर कोई पार्टी से गिव अप देता है मेंबरशिप तो जो है उसको इन्फर किया जाएगा कंडक्ट के लिए। फिर जो है केसम मेघाचंद्र सिंह 2020 का जो केस आया था, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो है शुड बी डिसाइडेड विद इन द 3 मंथ, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीकर के पास जो है डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मैटर जाता है तो उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए जो होल्ड करके बैठ जाए। विद इन 3 मंथ जो है इस जजमेंट में आया था कि विद इन 3 मंथ जो है इसको डिसाइड कर लेना है। फिर पाड़ी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2025 में आया था, इसके अंतर्गत जो है कंसर्न जारी किया गया था स्पीकर के द्वारा जो अननेसेसरी जो है डिलीट किया जा रहा है। एक्चुअल में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, इसमें टाइम फ्रेम की बात नहीं की गई थी, इसलिए जो है यहाँ पर जो है स्पीकर जो चाहे जो चेयरमैन होते हैं उनको फ्री हैंड मिल जाता है। लेकिन वेरियस जजमेंट जो है उस जुडिशरी का, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि विद इन टाइम फ्रेम जो है इनको डिसाइड कर लेना चाहिए। 3 महीने का टाइम फ्रेम तो जुडिशरी के द्वारा दिया भी गया है। चैलेंज क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो चेयरमैन और मेंबर स्पीकर के द्वारा जो डिले किया जाता है, इससे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अंडरमाइन करता है लेजिस्लेटिव स्टेबिलिटी को, ये हमेशा मतलब लिम्बो में डाल देता है जो है अपने जो है मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नेंस को। फिर एलिगेशन जो है वो दिखाता है कि बायसनेस इसमें ज़्यादा दिखता है, पॉलिटिकली जो है एफिलिएशन होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं खास करके स्पीकर वगैरह, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उन पर क्लियर कट आरोप लग रहा है कि वो बायस हैं, पॉलिटिकल एफिलिएटेड है उनका। फिर लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन यहाँ पर जो है वो दिखाता है कि स्पीकर्स का जो डिसीजन है जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक जुडिशरी जो है इंटरवेन नहीं कर सकती है। गलत सही तो तब होगा जब स्पीकर के द्वारा उस पर डिसीजन लिया जाएगा। सपोज दैट अभी जो है पंजाब के जो है मतलब जो है स्पीकर जो राज्यसभा के जो सांसद वगैरह जो है वो जाकर के भाजपा भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गए, स्पीकर ने इस पर डिसीजन नहीं लिया, तो स्पीकर जब डिसीजन नहीं लेता है तो इस कंडीशन में क्या है कि जुडिशरी इंटरवेंशन भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेचर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कंसाइंस जो है ड्यू टू स्ट्रिक्ट पार्टी व्हिप, तो यहाँ पर जो है अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को देखा जाए तो पार्टी के व्हिप को फॉलोअप करना है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कंसाइंस कहा गया। भाई लेजिस्लेचर ठीक है किसी पार्टी से चुन लिया गया है, मतलब उस पर्सपेक्टिव में मिला जा रहा है कि अगर लेजिस्लेचर किसी पार्टी से चुन लिया गया है तो फिर भी तो उसका इंडिविजुअल कंसाइंस है, अगर वो पार्टी के कुछ मोटिव्स हैं उससे अगर वो प्रभावित नहीं होता है, उसको फॉलोअप नहीं करता है तो उससे अल्टर भी जा सकता है। यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंसाइंस का भी जो है वो एक तरीके से जो है रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है उसके ऊपर और उसको रोक लगाई जा रही है। मास डिफेक्शन को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है, 2/3 मेजोरिटी जो है वो मर्ज कर सकते हैं किसी दूसरी पार्टी में, तो ये क्या हुआ मास डिफेक्शन को तो अलाउ कर दिया गया है, लेकिन 1-2 MP MLA अगर चाहते हैं तो उन पर जो है कार्यवाही की जा सकती है। तो ये भी जो है ग्रॉसली जो है एक तरीके से जो है मेजर इसका जो रूल का जो मोटिव था उसको डाइल्यूट करता है ये।
कंक्लूजन में क्या बोला जा सकता है कि द एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो क्या किया है कि रिड्यूस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब इसके पहले जो एक दिन में मतलब 1967 में जो गयालाल थे 3 बार जो है पॉलिटिकल पार्टी चेंज किया, तो उस टाइप की जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही थी उसको तो कम करने में बहुत हद तक जो है कंट्रोल किया गया है। लेकिन जो है वीकेंड डिलिबरेट डेमोक्रेसी जो डिलिबरेट डेमोक्रेसी है उसको जो है यहाँ पे जो है वीकेंड किया गया है, इंडिविजुअल कंसाइंसनेस को यहाँ पे वीकेंड किया गया है ड्यू टू ओवर सेंट्रलाइजेशन, पार्टी कंट्रोल और प्रोसीजरल डिले। यहाँ पर जो है सेंट्रलाइजेशन जो है डेमोक्रेसी में किसी पार्टी में वो पार्टी कंट्रोल करती है कि इंडिविजुअल व्यक्ति को, और स्पीकर के द्वारा जो प्रोसीजर डिले होता है उसके चलते भी जो डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो रही है। ये हाईलाइट करता है द नीड ऑफ इंडिपेंडेंट एजुकेशन, टाइमली डिसीजन एंड बैलेंस्ड रिफॉर्म यहाँ पर जरूरत है। मतलब इंडिपेंडेंट एजुकेशन होना चाहिए क्योंकि स्पीकर जो है वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, इसके चलते बायसनेस हो जाता है, तो उनको जो है जो एजुकेशन दिया गया है उसको यहाँ से हटा दिया जाए। टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ऐसा इसमें प्रोविजन दिया जाए, और बैलेंस रिफॉर्म की इसमें ज़रूरत है। कंटेस्ट क्या है प्रोजेक्ट AI फॉर द वाटर पॉलिसी से रिलेटेड, कि ये एक कम्युनिटी लेड वाटर गवर्नेंस प्रोग्राम है, राजस्थान में इसको चालू किया गया है। इसमें AI का यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। क्या गवर्नमेंट के द्वारा जो है संदेश देने के लिए नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा जो है आम पब्लिक से जो है फीडबैक लेने के लिए, लास्ट माइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, और किस चीज़ के लिए, वाटर जो है गवर्नेंस से रिलेटेड जो है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है ये AI जो है चालू किया गया है, ताकि लोगों से फीडबैक लिया जाए कि हम उनके मतलब सर्विस में क्या कमी है जिसको गवर्नमेंट जो है फुलफिल कर सकती है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको सिरोही और पाली डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। इसमें AI टूल का यूज किया जाएगा लिसन करने के लिए, सुनने के लिए। जो कम्युनिटीज़ होंगी उनके जो है प्रॉब्लम को सुना जाएगा, न कि केवल इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट से जो है दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन फीडबैक जो है कम्युनिटीज़ के द्वारा लिया जाएगा। ये एक AI मॉडल है जिसको जो है 352 इंटरव्यू लिए गए हैं अक्रॉस द 50 विलेज। किसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वॉइस टेस्ट, लोकल लैंग्वेज, इसके द्वारा जो है लिए गए हैं। और लेने के लिए जो है पानी मित्रास, पंचायत लीडर और फ्रंटलाइन स्टाफ जो है इसके लिए नॉमिनेट किए गए हैं। इसका जो है परफॉर्मेंस जो है रियल टाइम थीमेटिक एनालिसिस किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा की इशू, और जिसके चलते जो है क्विक वैलिडेशन जो है उसको इनेबल किया जाएगा, और जो प्रॉब्लम को जो है रेक्टिफाई किया जाएगा विद द फील्ड टीम। की आउटकम इससे क्या निकल कर के आया है, जो प्रोजेक्ट ये रिवील करता है, ये बताता है हमको कि जेंडर बर्डन कितना है वाटर से रिलेटेड। फंडिंग डिले होता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ स्कीम वगैरह लॉन्च किया जाता है, पैसा दे दिया जाता है, लोकेट कर दिया जाता है, लेकिन फंडिंग जो है वो डिले होती है। लोगों के अंदर जो है कोई स्कीम गवर्नमेंट की है उससे रिलेटेड अवेयरनेस की भी कमी हो जाती है। तो जो पंचायत प्रोसेस है अलॉन्ग साइड लोकल सक्सेस स्टोरी जो है ये हमको ये बताता है। ये इंसाइट ये बताता है कि मिड कोर्स पॉलिसी करेक्शन भी किया जा सकता है अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है और वो रिजल्ट सही नहीं दे रही है, ऐसा फीडबैक मिलता है कम्युनिटीज़ के द्वारा, तो मिड टर्म में भी जो है, मिड कोर्स में भी जो है पॉलिसी करेक्शन की बात इसमें की गई है। इसके अंतर्गत जो है रीडिजाइन किया जाएगा, ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्गर इंगेजमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फॉलो अप शो करता है कि हायर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस और फास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस करने के लिए जो है इस AI टूल का यूज वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके पहले जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चलती थी वो टॉप डाउन अप्रोच हुआ करती थी, यहाँ पर जो है शिफ्ट करके जो है डिलीवरी बेस्ड जो है पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट बेस्ड जो है गवर्नेंस का मॉडल यहाँ पर लाया गया है, जिसमें जो है सिटीजन जो है, व्यक्ति जो है, कम्युनिटी जो है वो को क्रिएटर एज ए सॉल्यूशन जो है वो काम करेगा। फिर ये AI स्ट्रेंथन करेगा फीडबैक, जो लूप होल हो रहा था जो उसको मतलब जो है इसमें AI जो है फीडबैक दे करके जो है जो लूप होल था, जो गैप है उसको फिलफिल करेगा, जिसके चलते जो है रियल टाइम डिसीजन मेकिंग जो है उसको लेने में आसानी होगी, जबकि कंप्लीटिंग ह्यूमन इंटरमीडिएट्स, ह्यूमन मतलब इम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे ह्यूमन इंटरमीडिएट्स जो है वो साथ साथ हैं, लेकिन यहाँ पे AI जो है बीच के जो है अगर कुछ गैप्स है उसको फुलफिल करेगा और कॉम्प्लीमेंट करेगा ह्यूमन इंटरमीडिएट्स, चाहे ह्यूमन बेस्ड जो है अप्रोच हुआ करता था उसको रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट हमारा है नीति आयोग से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है नीति आयोग को फिर से रिकन्स्टिट्यूट किए हैं। इसके अंतर्गत जो है इकोनॉमिस्ट अशोक लहरी को जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट मिला है, और साथ साथ जो है 5 फुल टाइम मेंबर थे उसमें जो है 4 फुल टाइम मेंबर को रिप्लेस कर दिया गया है। नीति आयोग को अगर समझा जाए एज ए इंस्टीट्यूशन, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नीति आयोग हुआ मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक तरीके का ये थिंक टैंक है। पॉलिसी में इंटरवेंशन नहीं करेगा, मतलब जो है एक तरीके से सुपर कैबिनेट का कार्य नहीं करेगा जो कि प्लानिंग कमीशन करता था। ये बस एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में गवर्नमेंट को एडवाइस देगी। स्टेट गवर्नमेंट को भी ये हेल्प करता है, डाटा साइमुलेशन वगैरह, डाटा कलेक्शन, डाटा बेस्ड अप्रोच इसमें होता है। एम इसका यह है कि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, पॉलिसी इनोवेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म, ये सब चीज़ों पे जो है गवर्नमेंट को एक तरीके से सजेशन देता है। ये कंपोजिशन है, इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, CEO होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन करते हैं इसमें।
गवर्निंग काउंसिल इसमें क्या में कौन कौन मेंबर होते हैं, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन इसके तो रहते ही रहते हैं। इसके अंतर्गत जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि यूनियन टेरिटरी में है, जो कि दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर वो रहेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरी के रहेंगे, जहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर नहीं है। फिर वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो नीति आयोग में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है लहरी साहब हैं, और फुल टाइम मेंबर जो होते हैं नीति आयोग में होते हैं। फोकस क्या है नीति आयोग का, ये एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है प्रमोट करता है। कोऑपरेटिव मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब मिलकर के काम करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, किसमें, मतलब जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और पॉलिसी रिसर्च से रिलेटेड। फिर कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी साथ साथ ही प्रमोट करता है, जैसे कि बहुत सारी जो है इंडिकेटर्स वगैरह जो है डेवलपमेंट के इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो ये जो है एक स्टेट दूसरे स्टेट्स को रैंकिंग के आधार पर जो है कम्पीट करने की कोशिश करता है, जिससे कम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी प्रमोट होता है। फिर लीडरशिप की बात की जाए तो इसको लीड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर विथ वाइस चेयरमैन, सीईओ और गवर्निंग काउंसिल। अप्रोच क्या है, बॉटम ऑफ अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। बॉटम मतलब नीचे से जो है प्लानिंग, मतलब जो है एक आम जन से जो है इसकी प्लानिंग की शुरुआत की जाती है, वहाँ से जो है उस लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है स्टेट की पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन की इसमें उम्मीद की जाती है। ये प्योरली एक एडवाइजरी बॉडी है विदाउट डायरेक्ट इन्फोर्समेंट पावर, इसके पास इन्फोर्समेंट पावर कुछ नहीं है। फोकस क्या करता है, डज नॉट फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान, जो हमारा एग्जिस्टिंग जो है प्लानिंग कमीशन के अंदर 5 ईयर प्लान चलता था, तो ये वो इसके अंतर्गत नहीं है। ये केवल लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उससे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट को सजेशन देता है, एडवाइस करता है। नेक्स्ट है हमारा एडमिशन मैंडेटरी अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। कंटेक्स्ट क्या है कि लखनऊ पब्लिक स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2026 का केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो नाइबरहुड स्कूल है, नाइबरहुड मतलब जो पड़ोस में कोई स्कूल है और वो प्राइवेट है, अनएडेड है, मतलब गवर्नमेंट से अगर वो सपोर्ट नहीं भी लेता है तो भी उसको जो है गरीब बच्चों को अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है एडमिट लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी है विदाउट एनी डिले। इसको बोला जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक तरीके से एक नेशनल मिशन है। समझते हैं क्या है हाईलाइट, तो स्कूल जो है लीगली बाउंड है एडमिशन देने के लिए। जो है एक बार जो है स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई गरीब बच्चा जो है आरटी के अंतर्गत एलिजिबल है, तो उसको एडमिशन देना कंपलसरी हो जाता है, किसी भी लीगल स्कूल जो है, कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल है, वो प्राइवेट है तो भी। रिफ्यूजल अगर करते हैं तो ये वायलेट करता है आर्टिकल 21A का राइट टू एजुकेशन। 25% जो है रिजर्वेशन जो है, जो भी चिल्ड्रन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं उनको, चाहे डिसएडवांटेज सेक्शन में आते हैं उनको मैंडेटरी जो है मतलब एडमिशन देना है, जिसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि प्रमोट सोशल इक्वलिटी और इंटीग्रेशन के लिए दिया गया है ये। और इसमें अगर कोई रिकॉर्ड पैदा करता है तो इसको ये माना जाएगा कि राइट टू एजुकेशन को है ना इम्पटी प्रॉमिस मेकिंग कंप्लेंस इन्फोर्सेबल, मतलब इम्पटी प्रॉमिस नहीं है ये, इसको जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना है, इसको कंप्लेंस करना है, इन्फोर्सेबल इसलिए इसको किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ, इसको अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 21A हमारे फंडामेंटल राइट में इंसर्ट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये अमेंडमेंट जो है 2002 के नाम पे आया था। इसके अंतर्गत जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो है मतलब इस पोर्टल में लाया गया था। फिर अर्लियर जो है इसके पहले जो है आर्टिकल 45 के अंतर्गत, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत प्रोविजन था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट में होना चाहिए। लेकिन बाद में जो है ये क्या है, आर्टिकल 45 क्या होता है, ये DPSP क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब जो है इसको नॉन इन्फोर्सेबल है। लेकिन बाद में इसको जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो है इन्फोर्सेबल वाले कैटेगरी में, फंडामेंटल राइट्स वाले कैटेगरी में डाल दिया गया। फिर बाद में जो है 51A जो है, जो कि हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, कि इसके अंतर्गत जो है पेरेंट्स और गार्जियन के ऊपर एक ड्यूटी दे दी गई कि वो अपने बच्चों को जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मेजर प्रोविजन जो है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत दिया गया है कि इसमें फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है नाइबरहुड स्कूल में देना है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब जो है हमारा 6 से लेकर के 14 साल तक के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एलिमेंट्री बोलेंगे। इसमें क्लास 8 तक जो है कवर अप हो जाता है। 25% जो है रिजर्व होगा सीट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, जो कि अनएडेड है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उनको फंडिंग नहीं भी दी जाती है, तो भी जो है उनको जो है 25% जो है रिजर्वेशन देना है। और जो बीच का जो मतलब उनका जो लॉस है उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिमर्स करेगी। इसके अंतर्गत नो डिटेंशन, एक्सपल्सन और बोर्ड एग्जाम जो है टिल कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये जो है उसको निकालना नहीं है, एक्सपल्सन नहीं करना है, और बोर्ड एग्जाम से एग्जाम्पशन दिया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के, इसलिए 8th तक की ही बात इसमें की गई है। 8th क्या है, इसमें 9th तक की बात की गई है। फिर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द स्कूल ड्रॉप आउट टू मेन स्ट्रीम दे, मतलब अगर स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं तो उनको स्पेशल जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके।
इसमें ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की भी इंश्योर की गई है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर और लर्निंग स्टैंडर्ड को भी जो है देखें, ताकि जो है एक प्रॉपर रेशियो जो है टीचर प्यूपिल का, प्यूपिल और टीचर का जो है रेशियो होता है, और स्कूल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का होना चाहिए, इस एक्ट के अंतर्गत भी जो है दिया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक तरीके से एजुकेशन को यूनिवर्सल एक्सेस बनाता है हमारा जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये स्ट्रेंथन करता है मतलब इन्फोर्सेबल जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इंडिया में। साथ साथ जो है एडवांस करता है सब्सटेंटिव इक्वलिटी, जिसके चलते जो है सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ है, जो गैप्स है, उसको एक तरीके से मिनिमाइज करने का, रिड्यूस करने का। फिर ये रीइंफोर्स करता है कॉमन स्कूल सिस्टम, जिसको कोठारी कमीशन के द्वारा जो है कॉमन स्कूल सिस्टम जो है एक नॉमिनेट किया गया था, उस विजन को, जो कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को जो है एक तरीके से जो है सपोर्ट करता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एक तरीके से करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। साथ साथ जो है क्वालिटी एजुकेशन, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको भी एक तरीके से ये फुलफिल करता है। फिर भी जो है राइट टू एजुकेशन को जो है लागू करने के लिए चैलेंजेस क्या हैं, तो प्राइवेट स्कूल आज भी जो है राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेजिटेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, डिले करते हैं एडमिशन में। हिडन कॉस्ट मतलब जो है एजुकेशन के नाम पे जो ट्यूशन फी वगैरह जो है वो तो ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिम्बर्स करने के नाम पे जो है एडमिशन देना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। लेकिन हिडन कॉस्ट के रूप में जो है एक्स्ट्रा पैसा उनसे जैसे भी वसूल लिया जाता है, यूनिफॉर्म के रूप में, बुक के रूप में, ये जो है पुअर फैमिली के ऊपर एक तरीके से बर्डन होता है। फिर वीक मॉनिटरिंग इन द सेंस क्या होता है कि जैसे 60 बच्चों का एक क्लास है, उसमें अगर 2 बच्चे जो है आरटी एजुकेशन के अंतर्गत वीकर सेक्शन के हैं, तो उनको साइड में बैठा दिया जाता है। साइड में बैठा देने के बाद क्या होता है कि जैसे होमवर्क बाकी 58 बच्चों से होमवर्क फीडबैक वगैरह लिया जाता है, उनको इतना नहीं किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो इसमें मॉनिटरिंग वीकनेस भी होता है, अकाउंटेबिलिटी भी गैप है, और इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी इसमें हमको दिखता है। नेक्स्ट है हमारा ई प्राप्ति पोर्टल से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि ई प्राप्ति पोर्टल जो है वो ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ये इसका बेसिक मकसद ये है कि जो लॉन्ग पेंडिंग इशू जो होते हैं, जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, कोई व्यक्ति प्राइवेट में नौकरी कर रहा है तो उसका पीएफ कटता है, ईपीएफ जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। प्राइवेट में क्या है कि 2 साल 3 साल के बाद जो है फिर स्विच ओवर करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है आदमी, तो उसका एक फंड यहाँ पे हो गया, एक फंड यहाँ पे हो गया, और एक दूसरी कंपनी में हो गया। तो इस तीनों को जो है अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि एक यूएएन नंबर अलॉट किया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है दे दिया जाता है। लेकिन जो है पहले 2010 वगैरह के आसपास जो है ये यूएएन नंबर भी नहीं हुआ करता था, तो उस समय के जो ईपीएफओ अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं, उनका क्लेम नहीं, अनक्लेम हो जाते हैं, इनऑपरेटिव हो जाते हैं। तो उन जो है मतलब जो है अकाउंट्स को जो है यूएन के थ्रू जो है जोड़ने के लिए ई प्राप्ति पोर्टल जो है स्टार्ट किया गया है ईपीएफओ के द्वारा। ये जो है डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि आइडेंटिफाई करेगा, ट्रैक करेगा और यूएन से लिंक करेगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक करेगा, और फिर से एक्टिवेट जो कर देगा ओल्ड ईपीएफ के अकाउंट को। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं 36 मंथ तक अगर किसी भी पीएफ अकाउंट में फंड का कंट्रीब्यूशन नहीं हो जाता है, तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है, डोरमेट चला जाता है। तो फिर उसको जो है मतलब हम या तो विड्रॉ कर लें या तो उसको ऐसे छोड़ दें, तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तो ऐसे फंड को क्लेम करने के लिए जो है उसकी सुविधाओं के लिए ईपीएफओ के द्वारा ई प्राप्ति पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ये जो है आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें जो है सिक्योर एक्सेस जो है अकाउंट का होगा, और जो है यूनिवर्सल अकाउंट से जो है 2-3 अकाउंट को जो लिंक्ड नहीं है उनको लिंक करने की इसमें जो है कोशिश की जाएगी, एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो है एड्रेस करेगा 31.83 लाख इनऑपरेटिव जो ईपीएफ अकाउंट है उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसके क्लेम को जो है मतलब ओके करने के लिए जो है इस चीज़ को मतलब इसको एड्रेस करने की इसमें कोशिश की जाएगी। साथ साथ जो है ये सपोर्ट करेगा रिटायरी, जो रिटायर हो गए हैं व्यक्ति, इनएक्टिव मेंबर जो हैं उनको इजी रिकवरी और एक्सेस टू सेविंग जो है उनको दिया जाएगा। ये स्ट्रेंथन करेगा ईपीएफओ का डिजिटल गवर्नेंस कंप्लीट करेगा, जिसको हाई वॉल्यूम क्लेम सेटलमेंट सिस्टम जो कि 8.31 करोड़ जो है क्लेम फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो है दिया गया है। तो ये एक फिल्म है, बेसिक देखा जाए तो ई प्राप्ति पोर्टल जो है वो ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है वेरियस जो है अकाउंट जो कि इनऑपरेटिव है उनको लिंक करके जो है जो कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, उनके फंड को एक्टिवेट करके उसको रिकवरी की जाएगी, रिलीज की जाएगी। ये एक तरीके से डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही हमारा जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो है अप्रैल मंथ का करंट अफेयर क्लोज हुआ। आई होप ये डिस्कशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में सपोर्ट कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।